प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में हमारे जो तीसरा यूनिट है फंड फ्लो स्टेटमेंट, उसका अध्ययन किया, उसके प्रोफार्मा समझे। उसके बाद हमने जो दो एग्जाम्पल वहाँ पे लिए हैं, वैसे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट के मैं उसके जो प्रैक्टिसिंग एग्जाम्पल है वो आपको गूगल ड्राइव में आपको भेजने वाली हूँ। वहाँ से आपको देखना है और प्रैक्टिस जारी रखनी है, क्योंकि अभी हमारे परीक्षा का जो निर्धारित मोड होने वाला है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, वो पता नहीं है। करके आप कोशिश करते रहिए, ठीक है। ज़्यादा समय उस पर व्यर्थ न करते हुए हम आज का हमारी जो इस वीडियो का मेरा एजेंडा रहने वाला है, मैं उस पर बात करती हूँ कि फंड फ्लो स्टेटमेंट के अलावा हमारे थर्ड यूनिट में कैश फ्लो स्टेटमेंट करके भी आपको एक आधा पोर्शन जो थर्ड यूनिट से बिलोंग करता है उसका अध्ययन हमने करना है। मतलब यहाँ पे अगर आप एमकॉम लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे देखेंगे तो यहाँ आपको हर यूनिट के लिए मैनेजमेंट अकाउंट में एक यूनिट के लिए आपको 2 या 3 चैप्टर अलग अलग पोर्शंस यहाँ पे पढ़ने के लिए दिए गए हैं। जैसे हमने बजटरी कंट्रोल में 3 अलग अलग बजट्स के टाइप सीखे, जहाँ फ्लेक्सिबल, सेल्स और प्रोडक्शन बजट हमने वहाँ पे अध्ययन किया उसका। वैसा ही यहाँ पे अब थर्ड यूनिट में हम देखेंगे कि हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के मतलब थर्ड यूनिट का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके लिए मेरा ये आज का वीडियो है। और इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से संबंधित जो भी हमारा इंट्रोडक्टरी पोर्शन होगा उस पर मेरा आज का ये इंट्रोडक्टरी सेशन है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट लाइक फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब जैसा दोनों का, जैसे हमने रेशो एनालिसिस में आपने देखा कि रेशो मेन था वहां पे, लेकिन उसके अलग अलग टाइप्स दिए हुए थे, वैसा ही फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये कुछ हद तक एक दूसरे जैसा है। करके एक का अध्ययन करने के बाद हम ज्ञान अर्जित करके अगर दूसरे पर जाते हैं तो उसको समझना हमारे लिए सरल हो जाता है। इसीलिए फंड फ्लो स्टेटमेंट के साथ साथ हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का अध्ययन करना है। और कहा भी गया है कि वो कुछ हद तक फंड फ्लो स्टेटमेंट जैसा ही है। A cash flow statement concentrates to transaction that have a direct impact on cash। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम केवल उन ट्रांजैक्शन पे ध्यान देंगे जो कैश से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक है कि यहाँ पे हम कैश का पूरा जो इनफ्लो है, आउटफ्लो है, उस पर ध्यान देंगे कि कैश आने के, जनरेट होने के, कैश जनरेट होने के या हमारे पास आने के सोर्स क्या क्या थे। साथ ही साथ हमारे पास जो कैश जनरेट हुई है, जिन जिन सोर्स से कैश आई है, उनका हमने एप्लीकेशन कैसे किया। मतलब इनडायरेक्टली हम यहाँ पर देखेंगे कि कैश आई मतलब इनफ्लो और गई मतलब आउटफ्लो, जिसमें हम आदान प्रदान की प्रक्रियाएं कैश से संबंधित देखने वाले हैं। यहाँ तक का समझने के बाद अब इसका प्रारूप कैसा होगा। तो जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमने 2 बैलेंस शीट्स का अध्ययन किया, वहाँ पे उसको समझा, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं एसेट्स और लायबिलिटीज में उसको देखा, फिर हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट का निर्माण किया। सेम चीज यहाँ पे आपको 2 बैलेंस शीट्स दी हुई रहेंगी। उस बैलेंस शीट के आधार पे आपको कैश जनरेट होने के और कैश जनरेट होने के बाद उसका एप्लीकेशन, यूटिलाइजेशन करने के जरिए खोजने हैं। मतलब यहाँ पे हम पर्टिकुलर 2 बैलेंस शीट का अध्ययन करेंगे जिसमें 2 टाइम पीरियड दिया हुआ होगा, या हम इसको ये बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से लेकर तो उसके एंड तक का कितनी गतिविधियां कैश के संदर्भ में की गई या कितनी गतिविधियों के आधार पर कैश आई और गई, इसका हमने अध्ययन कैश फ्लो स्टेटमेंट में करना है। ये रोख प्रवाह विवरण है जहाँ पे हम देखेंगे कि कैश से संबंधित, रोख से संबंधित, नकद से संबंधित व्यवहार कैसे हुए हैं और उसका क्या परिणाम होता है। प्रिय छात्रों, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें एक ही यूनिट के तहत पढ़ना है। तो फिर जब एक ही यूनिट के तहत पढ़ना है, वहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट है, यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट है। बात केवल इतनी है कि वहाँ फंड का फ्लो मतलब निधि का प्रवाह का अध्ययन किया, यहाँ पे कैश फ्लो मतलब नगद या रोक के प्रवाह का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या फर्क है या क्या
और कैश फ्लो स्टेटमेंट का अध्ययन हम किस लिए करते हैं। तो अगर फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो फंड फ्लो स्टेटमेंट कारण दर्शाता है चेंजेस इन नेट वर्किंग कैपिटल, मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट शोज कॉजेस ऑफ चेंजेस इन नेट वर्किंग कैपिटल। वही अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द कॉजेस फॉर द चेंजेस इन कैश, मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट नेट वर्किंग कैपिटल में बदलाव होने के कारण दर्शाएगा और कैश फ्लो स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर ईयर में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कैश के स्टेटस में क्या बदलाव हुआ, कैश के कंडीशन में क्या बदलाव हुआ, ये हमें दर्शाएगा। उसके बाद अगर दूसरा अंतर का हम यहाँ पे मुद्दा देखें तो होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट इज स्टार्टेड विद द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश व्हाइल देयर आर नो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस इन फंड फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट का आधार ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश होने वाला है। यहाँ पे शुरुआत इससे की जाती है, बट फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमने ऐसा कुछ देखा है क्या? भले ही ये हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन अभी ले रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने पढ़ा नहीं है, इसमें क्या आता है क्या नहीं आता है आपको नहीं पता है, पर फंड फ्लो स्टेटमेंट तो पता है। तो फंड फ्लो को याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या वहां पे हमने ऐसा कोई सच हमारे पास था कि जैसे यहाँ कैश का ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए, वैसा फंड फ्लो स्टेटमेंट में कुछ था क्या? नहीं था। तो वही यहाँ पे अंतर के हमारे मुद्दे हैं कि फंड फ्लो में क्या था, कैश फ्लो में क्या है, फंड फ्लो में क्या नहीं था, कैश फ्लो में क्या है, या कैश फ्लो में क्या है जो फंड फ्लो में नहीं था। अब इसी को फिर से घुमाते रहिए, यहाँ क्या था, वहाँ क्या नहीं था, वहाँ क्या था, यहाँ क्या नहीं था, वही करना है और समझना है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट डील्स ओनली विथ कैश वेयर एज फंड फ्लो स्टेटमेंट डील्स विथ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत हमने करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज के वहां पे हमने देखा है ना कि वो हर एक कंपोनेंट जो वर्किंग कैपिटल के तहत आता है उससे डील करता है, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट केवल कैश से डील करेगा। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट इज यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग वेयर एज फंड फ्लो स्टेटमेंट इज यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट ये कैश से संदर्भित रहने के कारण और यहाँ पे केवल हम नगद व्यवहार पे ध्यान देने के कारण ये शॉर्ट टर्म पे फोकस करता है। वहीं हम अगर फंड फ्लो की बात करें तो वहाँ पे एक्रूअल बेसिस पे ध्यान दिया जाता है, वो भी पॉइंट आगे आएगा, इसीलिए वो लॉन्ग टर्म का विचार करने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग व्हाइल द फंड फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो मैंने अभी आपको उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्लोज ओनली द चेंजेस इन कैश पोजीशन वेयर एज फंड फ्लो स्टेटमेंट इज कंसर्न विद द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट्स, मतलब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्लोज करता है सिर्फ कैश में होने वाले बदलावों को, कि कितना पैसा किस कारण से आया और कितना पैसा किस कारण से गया। लेकिन वही अगर हम बात फंड फ्लो स्टेटमेंट की करें तो फंड फ्लो स्टेटमेंट वर्किंग कैपिटल में इंप्रूवमेंट होने के या इंक्रीमेंट होने के कारणों को दर्शाने के साथ साथ डिक्रीज होने के कारण भी दर्शाता है और सभी कंपोनेंट्स पे उसका जोर होता है, वहाँ पे उसका अंतर्भाव हर कंपोनेंट का वर्किंग कैपिटल के तहत होने के कारण फंड फ्लो स्टेटमेंट एक व्याप्त प्रक्रिया मानी जाती है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम ये कह सकते हैं इतना समझने के बाद, जो कि यहाँ पॉइंट दिया हुआ नहीं है, बट हम ये बोल सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो बनाने की प्रक्रिया है, जो संकल्पना है, ये नैरो है, संकुचित है। वही फंड फ्लो स्टेटमेंट ये ब्रॉडर सेंस में यूज किया जाता है, व्याप्त स्वरूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब थ्योरेटिकल आपको डिफरेंस समझाने के बाद फंड फ्लो और कैश फ्लो में मैं आगे चलती हूँ, क्योंकि मेरा मेन कंसर्न है कि आप न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करने के काबिल बने और उसके लिए हमें चाहिए प्रो फॉर्मा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अब यहाँ पे फिर से मैं बात करूंगी कि हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या प्रिपेयर किया था, तो तुरंत आप वहां पे जैसे ही मेरी ये बात
शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और दूसरा था फंड फ्लो स्टेटमेंट। और इसके अलावा यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट और ऐसे अनगिनत वहाँ पे अकाउंट्स बनाए। साथ ही साथ हमारे पास एडजस्टेड पीएल अकाउंट था जो हर जगह पे हमें बनाना मैंडेटरी हुआ करता था और हमने बनाया भी है, क्योंकि फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो मुख्य संकल्पना फंड फ्लो स्टेटमेंट के पूर्ति के लिए हमें चाहिए वो हमें एडजस्टेड पीएल अकाउंट से मिलती थी। वैसा ही यहाँ पे हम करेंगे, दो भागों में अपने आंसर को डिवाइड कर देंगे। एक होगा हमारा मेन सॉल्यूशन और दूसरा होगा उस मेन सॉल्यूशन तक पहुँचने के लिए वर्किंग नोट। अब मेन सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ स्टेटमेंट और शेड्यूल शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के जगह हमने देखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब अब अल्टरनेशन क्या हो रहा है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ मुख्य क्या होगा आंसर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ साथ मतलब जैसे वहां वर्किंग के अंदर हमारा एडजस्टेड पीएल अकाउंट आता था, है ना, बट यहाँ पे हमारा एडजस्टेड पीएल अकाउंट मेन सॉल्यूशन का पार्ट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि एडजस्टेड पीएल अकाउंट से मिलने वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के कैश इनफ्लो के पहले पॉइंट पे आने वाला है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। हियर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैन बी ट्रीटेड एज और कंसीडर एज कैश फ्रॉम ऑपरेशन। तो फिर जब हम उसको ट्रीट कर रहे हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन के रूप में प्रॉफिट वाले अमाउंट को, तो वो यहाँ दर्शाना पड़ेगा और वो दर्शाए बिना हमारा मेन आंसर पूरा नहीं होगा। इसीलिए इन दोनों को मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट को साथ ही साथ एडजस्टेड पीएल अकाउंट को हमारे मेन सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे बनाया गया है। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर बात करें तो मैंने आपके लिए यहाँ बनाया हुआ जो आकृति बंद है वो रिपोर्ट फॉर्म है, लेकिन रिपोर्ट फॉर्म के अलावा भी यहाँ पे टी फॉर्म भी प्रयोग में लाया जाता है, बट फिर भी मैंने रिपोर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लोगों को क्वेश्चन आएगा कि क्या यहाँ पे हमें वर्किंग में वैसे ही फिर से अकाउंट्स बनाने हैं, तो जी हाँ, आपको वैसे अकाउंट्स फिर से बनाने हैं, क्योंकि उन अकाउंट्स में से निकलने वाला क्वेश्चन यहाँ तो काम आएगा ना एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसीलिए हमें वैसे अकाउंट्स फिर से बनाने होंगे। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे प्रो फार्मा में क्या बताया गया। मैंने पहले प्रारूप आपसे डिस्कस कर दिया, थ्योरेटिकल पोर्शन आपके साथ यहाँ पे चर्चा कर ली उसकी। अब उसके बाद हम चलते हैं हमारे मुख्य यहाँ पे जो आंसर का अंतर्गत भाग होने वाला है, इंटरनल, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे इसकी हमें जानकारी यहाँ पे लेनी है। उसके प्रारूप का, प्रो फॉर्मा का मराठीमध्ये म्हणायचं झाल्यास नमुन्याचा आपल्याला अभ्यास करावयाचा आहे। तो चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की ओर। कैश फ्लो स्टेटमेंट की सबसे पहले शुरुआत यहाँ पे होती है कैश बैलेंस एट बिगिनिंग। और ये जो कैश बैलेंस एट बिगिनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे केवल कैश का कंसिडरेशन नहीं होगा, बल्कि कैश की जो संकल्पना कैश फ्लो स्टेटमेंट में यहाँ कैश और बैंक दोनों आते हैं। इसीलिए यहाँ पर जब हम बिगिनिंग का शुरुआती दौर का बैलेंस लिखेंगे और आपको बैलेंस शीट में अगर कैश के साथ साथ और नीचे एक पद बैंक भी दिया हुआ है तो गलती नहीं करनी है, क्योंकि प्रोफार्मा बोल रहा है कैश बैलेंस ऑफ बिगिनिंग, लेकिन वहां पे हम कैश और बैंक दोनों दर्शाएंगे, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश की संकल्पना कैश प्लस बैंक से जुड़ी हुई है, या यहाँ पे कैश का तात्पर्य कैश और बैंक दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद ऐड करना होता है उसमें कैश इनफ्लो और सोर्सेस ऑफ कैश, मतलब कैश कहाँ से जनरेट हो रही है, हमारे पास नगद या रोक आने का जरिया क्या है, स्रोत क्या है, ये हमें मालूम करना होते हैं। और वो जो हमारे पास बैलेंस है उसमें हम दूसरी आई हुई कैश क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तभी तो हमारे पास पूर्ण रूप से कितना कैश है ये पता चलेगा। जैसे अब इस एग्जाम्पल को लेने के लिए हमें बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर मान के चलिए पहले शुरुआती दौर में 10,000 थे, लेकिन उसके बाद हमने
वो जो आने वाली कैश है उसमें हम ये 10,000 ऐड करेंगे, वही यहाँ पे ऐसा है कि सबसे पहले कैश बैलेंस एट बिगिनिंग और फिर कहाँ से आपने पैसा एकत्रित किया, कैश एकत्रित की, स्वरूप क्या रहे, उसके जरिए क्या रहे, मार्ग क्या रहे, ये हमने यहाँ ऐड करना है। जो लिखा है ऐड कैश इनफ्लो और सोर्सेस ऑफ कैश, ठीक है। उसमें सबसे पहला है कैश फ्रॉम ऑपरेशन, और ये मैंने आपको बता दिया कैश फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अमाउंट। उसके बाद सेकंड इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर, अगर हम शेयर या डिबेंचर फिर शेयर में इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर अगर इनका इशू करते हैं तो वहां पे क्या होगा, उसी के साथ साथ इशू करने के साथ हमारे पास पूंजी एकत्रित होगी, पूंजी निर्माण होगा, और पूंजी का निर्माण मतलब क्या है, कैश आना, इसीलिए वो सोर्सेस में, अब यहाँ भी सोर्सेस और एप्लीकेशन दिखेगा बट केवल सोर्सेस और एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है जो हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में देखते हैं। यहाँ क्या बोला है, सोर्सेस ऑफ कैश, एप्लीकेशन ऑफ कैश, उसी के साथ साथ यहाँ जो मुख्य नाम हम उपयोग में लाते हैं वो है कैश इनफ्लो सोर्सेस के लिए, और एप्लीकेशन के लिए कैश आउटफ्लो, मतलब वहां से फैमिलियर वर्ड भले ही यहाँ लिया गया है बट मुख्य प्रारूप या संकल्पना कैश इनफ्लो और आउटफ्लो किए करके हमें यहाँ ये शब्द पे ज्यादा फोकस देना है। आप अतिरिक्त अपना ज्ञान दर्शन के लिए एग्जामिनर को ये नाम भी आपके एग्जाम पेपर में दिखा सकते हो, लेकिन मुख्य वहां है कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। तो इनफ्लो में और क्या आएगा, सेल ऑफ फिक्स एसेट, अब कल तक हमने यही सीखा पिछले वीडियोस में कि सेल किया है तो पैसा आया, मैंने आपको कैसा पूरा बताया था कि हम सेल करते तो हमारे पास पैसा आ रहा है तो चलो सोर्सेस साइड में ऐसा हम किया करते थे, तो वैसा ही अगर सेल किया है फिक्स एसेट का मतलब पैसा हमारे पास आया, और अगर आया तो वो हम लिखेंगे इनफ्लो में। उसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेजिंग ऑफ लोन, अरे लोन में अगर बढ़ोतरी हो रही है मतलब क्या हुआ, पैसा ही आया है, लोन लिए पहले 10,000 का लोन था आज 50,000 का दिख रहा है, मतलब 40,000 का हमने नया लोन लिया है, रेजिंग हुई है, उसमें बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है, और ये लोन में इंक्रीमेंट क्या दर्शाता है, पैसों की आवक, कैश की आवक, इसीलिए वो हुआ इनफ्लो का एक भाग। उसके बाद है डिविडेंड रिसीव्ड, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट असेट। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ से है ये थोड़ा 1 मिनट के बाद समझाती हूँ, यहाँ तक का आपके लिए सभी प्रक्रिया परिचित है, पहचान की है, क्योंकि आपने पहले इससे संबंधित सभी बातें देखी हुई है। मतलब ये हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी देखा हुआ है कि कैसे पैसे आ रहे हैं, और पैसे आ रहे हैं तो इनफ्लो में लिखो। अब मेन बात पे हम आते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अरे भाई अब इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज अगर हो रहा है तो पैसे कैसे बढ़ रहे हैं बताइए तो मैम जरा, अगर आप लोग आगे होते तो ऐसा एक आधा जरूर बोल देता, तो भले ही नहीं हो बट मैं आपकी मनस्थिति घर बैठे भी समझ रही हूँ और मैं उसका जवाब देती हूँ कि जो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज है ये कैसे होगा, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज होके हमारे पास पैसे कैसे आएंगे, तो अगर देखिए करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट ये आपने देखा होगा, या शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओडी को छोड़ दीजिए क्योंकि उसका एक विशेष मैटर है, वो अभी यहाँ पे अगर दिमाग में से ऐसा समझिए कि मैंने बोला था बैंक ओडी करके, वो भले ही आता है करंट एसेट में बट इस चैप्टर में उसका एक अलग खेल है और वो मैं आपको बताऊंगी। तो जो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि शॉर्ट टर्म लोन, जैसे यहाँ पे अभी हमने रेजिंग ऑफ लोन्स लिया हुआ है, तो ये अगर ज्यादा बड़े पैमाने पर है तो भी कैश इनफ्लो हो रहा है, और अगर शॉर्ट टर्म लोन है तो भी हमारे पास कैश आई, तो अगर शॉर्ट टर्म लोन है तो वो आता है करंट लायबिलिटीज में, और इसीलिए और फिर करंट लायबिलिटीज के तहत शॉर्ट टर्म लोन आया और शॉर्ट टर्म लोन के तहत कैश आई और कैश आई करके वो इनफ्लो में आया, और ये जो लोन हमने लिया है इसके कारण हमारी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई है। जो पहले शॉर्ट टर्म लोन हमारे बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के तहत पद नहीं था अब वो दिख रहा है, मतलब इंक्रीमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज कैश इनफ्लो दर्शाती है। इसमें आप और भी एग्जांपल जोड़ सकते हैं। उसके बाद है डिक्रीज इन करंट एसेट। अब डिक्रीज इन करंट एसेट से कैश कैसे आई, सोचो कैसे आई होगी, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि डेटर्स, अगर डेटर्स की रिकवरी हुई तो हमारे पास डेटर्स कम हो गए, कैश आई, ठीक है, तो उसका हम एक ये ले सकते हैं स्टॉक बेचा
आउटफ्लो, पैसा कहाँ कहाँ गया, उसका एप्लीकेशन क्या था। तो इसमें भी बहुत सारे आइटम्स अपने फंड फ्लो स्टेटमेंट के दिखाई पड़ेगी आपको। जैसे कि परचेस ऑफ फिक्स एसेट, देखा है आपने कि परचेस किया है, असेट आ रही है, पैसा जा रहा है, और पैसा जा रहा है मतलब कैश आउटफ्लो होगा। यहाँ पे आउटफ्लो मैंने हेडिंग यहाँ लिखा है, ये हमारे चैप्टर का हेडिंग है, तो इसके साथ ना मिलाइएगा। वो यहाँ पे मुझे भी कुछ मर्यादाएं है कि इतनी ही बोर्ड में आपको हर चीज बतानी है, इसीलिए आपको थोड़ा समझते चलना है। वो चैप्टर का नाम है, वहाँ पे ये इधर से चालू हुआ है कैश आउटफ्लो, और ये इसमें पहला आइटम। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद हम बोल सकते हैं रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर, प्राइवेट शेयर में सब आ गया। फिर रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड, ड्रॉविंग, और इसके अलावा भी ड्रॉविंग के बाद हमने जो यहाँ मेन आंसर हमारा, जैसे मैंने यहाँ कैसे क्या हो रहा है ये समझाया, तो मेरा काम है कि मैं यहाँ पे भी आपको समझाऊं। तो रीपेमेंट में भी हमें दो ऐसे बताया गया कि डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज होगी तो पैसे हमारे पास से कैसे जाएंगे ये सोचना है। देखो कोई भी एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले ना उस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या समझना है, उसके लिए हम मानसिक रूप से तैयार होने चाहिए। कोई भी चीज नई नहीं होती, जैसा ये अभी मैंने आपको बताया, ये आपको भी ज्ञान था कि ऐसा होगा, बट वो वहां आएगा और हमें उसका इम्प्लीमेंटेशन एग्जाम्पल में करना है, ये अब आपको समझना है। और ये समझाने के बाद कई लोगों के पास इसके जवाब तैयार होंगे कि डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज मतलब करंट लायबिलिटीज में कमी होने के कारण, घट होने के कारण हमारा पैसा कैसे जा रहा है। तो करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स आते हैं। अगर आप क्रेडिटर का पैसा हमारे ऊपर है, कर्जा है उनका हमारे ऊपर और हम धीरे धीरे चुका रहे हैं, अगर क्रेडिटर के पैसे मैंने दे दिए तो मेरे क्रेडिटर कम हुए, मतलब करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हुई और मेरी कैश भी साथ ही साथ गई है, वो आएगा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। उसके बाद इंक्रीज इन करंट असेट। अब इंक्रीज इन करंट असेट में क्या होगा कि स्टॉक में इंक्रीमेंट हुआ है, डेटर्स के अमाउंट में इंक्रीमेंट हुआ है, वो सब कहाँ आएगा, इंक्रीज इन करंट असेट में। उसके बाद बताया गया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर और प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट ईयर। ये भी हम यहाँ पर जो आउटफ्लो है कैश का उसमें लिखते हैं। क्या लिखा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर। अगर हम प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड करते हैं तो वो हमें आउटफ्लो में लिखना है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो करंट ईयर में हमने किया है अतिरिक्त यहाँ पे मतलब पैसे पहले ही दे रखे हैं, तो वो जो प्रीपेड किया हुआ है वो करंट ईयर का आएगा आउटफ्लो में। अब आप चकरा जाएंगे थोड़े, और सही में कोई ना कोई यहाँ पे मतलब ये जितना भी हमने पढ़ा हुआ आपके दिमाग से उड़ जाएगा। तो मैंने आज तक का हर ऐसी जटिल चीज आपको दो भाषाओं में सिखाई है, एक तो किताबी और दूसरी मेरी खुद की बनाई हुई कि जो याद रखने में मददगार साबित हो, जैसा हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी इंक्रीज और डिक्रीज वर्किंग कैपिटल में देखा था। तो अब ये जो ट्रिक है वो ट्रिक मैं आपको एडजस्टेड पीएल अकाउंट बताने के बाद बताऊंगी कि कैसे याद में रखना है कि ये यहाँ पे प्रीवियस आएगा कि करंट आएगा। वो भी बहुत सरल है, आप जैसे सुनोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे हमने टोटल ऑफ कैश पेमेंट कर दिया कि कितना पैसा हमारे पास से गया। पहले मेरे पास था 10,000, फिर मैंने अर्जित किया 3 लाख, तो 3 लाख 10,000 मेरे पास से जाने वाले पैसों की सभी की टोटल 1,10,000 है। ओपनिंग 10,000 इन सभी से देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा, जैसे आप बोलोगे कि इशू ऑफ शेयर में क्या नाम आपके पास 10,000 है या 1 ही लाख है, तो मैं यहाँ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ये अमाउंट आपकी लैक्स में क्रोर्स में जा सकती है, बट समझाने के लिए एक छोटा सा आंकड़ा लिया है कि ओपनिंग 10,000 पूरे ये सभी रास्तों को अपना के आए 3 लाख, मतलब टोटल कैश अवेलेबल 3,10,000। फिर ये जो कैश आउटफ्लो की पूरी प्रक्रिया है इसमें चले गए 1,10,000, तो मेरे पास कैश बैलेंस एट द एंड बचा 2 लाख रुपया, क्योंकि 3,10,000 में से 1,10,000 मैंने दे दिए तो मेरे पास बचे हैं 2 लाख रुपए, और ये होगा मेरा कैश बैलेंस एट द एंड। यहाँ शुरुआत बिगिनिंग के बैलेंस से और एंड यहाँ पे हमको करना है कैश
ये भी उस दिन 3 लाख और 3,10,000 था पहले ही एग्जाम्पल में, तो वहां पे हमने 10,000 की प्रोविजन फॉर जनरल रिजर्व के फंड फ्लो स्टेटमेंट के तहत मैंने आपको एडजस्ट पीएल अकाउंट में करके बताई थी। गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर रिटर्न ऑफ। अब ये जगह की कमतरता के कारण यहाँ पे सिर्फ गुडविल रिटर्न ऑफ लिखा है, बट वहाँ पे पेटेंट एंड ट्रेडमार्क का रिटर्न ऑफ किया है तो भी आएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ किए हैं तो भी आएगा, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर रिटर्न ऑफ ये भी आएगा, प्रोविजन फॉर आरडीडी। और उसके बाद हम देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से थे? प्रीवियस ईयर, पिछले। और यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर। और उसके बाद दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर, बैलेंस एट दी एंड। करंट क्रेडिट साइड में बैलेंस एट द बिगिनिंग, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ असेट, डिविडेंड रिसीव्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जब इसका बैलेंसिंग होगा तो ये टोटल ज्यादा आएगी, ये टोटल से कम होगी, तो उसमें से कम करने के बाद हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम लेके जाएंगे यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेशन के लिए। ठीक है, अब मैंने आपसे वादा किया था कुछ समय पहले कि ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इधर प्रीवियस उधर करंट उधर प्रीवियस करना है, इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। तो ट्रिक बहुत सरल है, आपको लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट इक्वल टू ओपीपीसी। अब ये ओपीपीसी क्या है? तो ये जो ओपीपीसी है वो है O स्टैंड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, P स्टैंड फॉर प्रीवियस ईयर। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश आउटफ्लो इस हेड में जब हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखने हैं तो वो प्रीवियस ईयर के होंगे, और जब हम प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखेंगे तो वो करंट ईयर के होंगे। इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट इक्वल टू ओपीपीसी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट ईयर। और इनके आद्याक्षर, इनका इनिशियल वर्ड पकड़ के मैंने यहाँ पे आपको एक न्यूमोनिक टाइप दे दिया है ओपीपीसी। ठीक है, समझ में आ गया? अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे तो ओपी है मतलब प्रीवियस है, ओ स्टैंड्स फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ई बीच में नहीं डाल के चलेंगे, ओपीपीसी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट ईयर, इसीलिए ओपीपीसी। समझ आ गया? इसके बाद चलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। फिर यहाँ पे लिखिएगा बुक में एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इक्वल टू ओसीपीपी। यहाँ क्या था? ओपीपीसी और वहां है ओसीपीपी। बस दो शब्द तो आपको याद रखने, ओपीपीसी ओसीपीपी, बस इतना याद रख लिया तो पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा, ये मालूम है। मतलब ओपीपीसी जो है वो कैश फ्लो के लिए है और ओसीपीपी जो है वो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए है। तो ओसीपीपी क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर। ओ स्टैंड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सी स्टैंड्स फॉर करंट ईयर, पी स्टैंड्स फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अगेन पी स्टैंड्स फॉर प्रीवियस ईयर। छूट गई बुद्धि? दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि क्यों ऐसा हो रहा है, भूल जाने का ये नहीं कि यहाँ पे फिर किसी को क्वेश्चन मार्क निर्माण हो जाएगा कि अरे मैंने पढ़ा तो था बट यहाँ प्रीवियस ईयर था कि यहाँ प्रीवियस ईयर था। तो भैया इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम याद रखें ओपीपीसी ओसीपीपी, बस इतना याद रखो और आगे बढ़ो। फिर अगर बात चलती है कि ये तो मैंने ऐसे ही ये बता दी कि हर कोई याद रखेगा, लेकिन अगर बात करते हैं कि हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर के क्यों ले रहे हैं, तो जो पिछले साल का देना बकाया है वो अभी हमने दिया है करके वो हमारे आउटफ्लो में यहाँ पे कहाँ आएगा? प्रीवियस ईयर वाला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वहाँ पे शो होगा। वही अगर हम बात करें तो हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस का पहले ही यहाँ पे भुगतान कर दिया,
तो एक्सपेंसेस का भुगतान किया, पहले ही कर दिया, तो इसलिए कैश तो गई करके आउटफ्लो में, और ये करंट ईयर में ये प्रक्रिया हुई है करके ये यहाँ पे लिखी गई है। और इससे विपरीत प्रक्रिया वहाँ पे हमें एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करनी होती है। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए या कैश फ्लो स्टेटमेंट के तहत हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था, जिसमें मैंने आपको पूरी थ्योरी, उसके साथ साथ जो मेन आंसर रहने वाले उसके प्रो फॉर्मा यहाँ पे आपको समझाए। वर्किंग के जो अकाउंट्स है वो बिल्कुल फंड फ्लो स्टेटमेंट जैसे रहने वाले करके उसका हम यहाँ पे उल्लेख नहीं कर रहे। जब इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो, आपको ये जो वीडियो मिलेगा ये प्रो फॉर्मा के या इंट्रोडक्टरी सेशन के साथ साथ आपको इसके एग्जाम्पल भी मिलने वाले हैं करके, वो नेक्स्ट वीडियो या ये सभी वीडियो आने के बाद हम हमारे नेक्स्ट इस पे मूव करेंगे। तब तक के लिए आपको जो पिछला पोर्शन है उसकी अच्छी पढ़ाई करते रहनी है। शुक्रिया।